प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, कल अपन ने अनुसूचियों के बारे में डिस्कस किया था। अनुसूची 1 से लेकर के 8 तक। आज 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन हैं उनके बारे में जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। तो देखो, 9वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं और असंगत कथन की बात की जा रही है कि जो 9वीं अनुसूची है उससे कौन सा ऐसा कथन है जो मेल नहीं खा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, यह अनुसूची संविधान सभा के द्वारा संशोधन के माध्यम से शामिल की गई थी। तो देखो, यहाँ पे संविधान सभा ने इसको जोड़ा था। बी ऑप्शन है, इस अनुसूची में भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से उन्मूलन से संबंधित कानूनों का उल्लेख है। भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली। इसी प्रकार थर्ड ऑप्शन है कि इस अनुसूची में वर्तमान में 284 कानून शामिल किए जा चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 9वीं अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूची को बाद में ही जोड़ा गया है। और ये भी आप जानते हैं कि इसको किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये प्रथम संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी। और प्रथम संशोधन के तहत कब जोड़ी गई थी? 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची का समावेश किया गया था। और आप ये भी जानते हैं कि उस समय जो हमारी वर्तमान स्थायी संसद है उसका गठन नहीं हुआ था। संविधान सभा है वही अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो ये आपका राइट कथन है कि इसको संविधान सभा ने ही जोड़ा था। सेकंड कथन है कि इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित ही कानूनों का उल्लेख है। ये भी आपका राइट कथन है। और थर्ड है कि इस अनुसूची में वर्तमान में कितने ऐसे कानून इसमें शामिल किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, जिस समय 1951 में इसको शामिल किया गया था उस समय इसमें केवल 13 कानून थे। और आज वर्तमान में इसमें कुल 284 कानून शामिल हो चुके हैं। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे असंगत नहीं है, तो कोई भी कथन असंगत नहीं है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा डी, कि इनमें से कोई भी असंगत कथन नहीं है। तो ये सभी बातें आपको 9वीं अनुसूची के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद, तो यहाँ पे देखो अनुच्छेद को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें प्रावधान किया गया है कि यदि केंद्र तथा राज्य, केंद्र का मतलब यहाँ पे संसद, राज्य का मतलब राज्य का विधानमंडल, कोई भी ऐसा कानून बना देता है और उस कानून का निर्माण करके वो उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर देता है, तो क्या न्यायपालिका उन कानूनों का पुनरीक्षण नहीं कर सकती, यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने का उसको पावर नहीं रहता है। ये जो पावर देता है, ये कौन सा आर्टिकल है जिससे पावर मिलता है? ऑप्शन हैं आर्टिकल 31 ए, आर्टिकल 31 बी, आर्टिकल 31 सी और आर्टिकल 31 डी। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रावधान है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 बी में है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 31 बी के तहत, 31 बी के तहत यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र या राज्य या संसद या विधानमंडल अगर कोई भी कानून बनाकर उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है तो न्यायपालिका किसी भी हालात में उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकार का ही हनन क्यों ना करे। अब यहाँ पे बड़े सवाल बनते हैं कि आपकी जो अनुच्छेद 31 ए है ये कब शामिल किया गया था? तो 31 ए और बी ये दोनों ही प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही 1951 में ही शामिल कर दिए गए थे। 9वीं अनुसूची का समावेश किया गया उसी समय। 31 ए में क्या प्रावधान है? 31 बी में तो ये प्रावधान है जो क्वेश्चन में लिख रखा है। 31 ए में क्या प्रावधान? यदि कोई किसान जिसके पास खेती जमीन है और वो उस जमीन में खेती कर रहा है और यदि सरकार उसका अधिग्रहण करती है तो सरकार को उसका उचित मुआवजा देना होगा। ये व्यवस्था आर्टिकल 31 ए में है। इसी प्रकार आर्टिकल देखो 31 सी, इसको 25वें संशोधन के तहत शामिल किया गया था। और आप जानते हैं कि 25वां संशोधन कब हुआ था? 1971 में। तो देखो, इस आर्टिकल 31 सी का जो समावेश किया गया था, इसको शामिल किया गया था संविधान में, वो तो 25वें संशोधन के तहत किया गया था 1971 में।
और इसमें प्रावधान क्या शामिल किए गए थे? अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं, उनको मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट है 31D। तो आर्टिकल जो 31D है, इसको कब जोड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 31D जो है, ये 42वें संशोधन के तहत शामिल किया गया था। और आप जानते हैं कि 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके तहत, और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी, यानी कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं उनके संरक्षण का ये उल्लेख करता है। तो इस प्रकार से आपको 31A, B, C और D, इन सभी का ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा आर्टिकल संविधान में शामिल किया गया था और इसमें क्या क्या प्रावधान है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद पर, यानी कि ऐसा कौन सा केस था जिस पर निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद बनाए गए कानून की न्यायपालिका इस आधार पर न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है कि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध तो नहीं है। तो दोस्तों इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी कानून बनाकर उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है, तो न्यायपालिका किसी भी हालात में उसका न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकार का ही हनन क्यों नहीं करे। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो ऐसा कौन सा वाद था जिसके ऊपर डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी कानून बना है तो उस कानून का न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार रहेगा, और वो ये जांचेगा कि कानून जो बना है संसद या फिर विधानमंडल के द्वारा वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध तो नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये वामन राव बनाम भारत संघवाद में दिया गया था, जो कि 1980 का केस है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य वाद हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जितने भी वाद हैं वो सारे 9वीं अनुसूची के संदर्भ में है। दोस्तों आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी विचारधारा का उसका व्यक्तित्व था और सामाजिक नीतियों को ज़्यादा महत्व देते थे। इसी प्रकार उस समय 1950 में कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद आया। और ये आने का कारण क्या था? क्योंकि बिहार राज्य में भूमि सुधार कानून बनाया गया था, कुछ लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया गया था, और पटना हाई कोर्ट में उसको किसी ने चुनौती दी थी। और जैसे उसको चुनौती दी तो न्यायालय ने उसको अवैध घोषित कर दिया था। न्यायालय ने ये हवाला दिया कि ये जो भूमि सुधार कानून है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करता है, इसका उल्लंघन करता है, ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो इस कानून को रद्द किया जाता है। और उन्होंने मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण उसको रद्द कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार हरकत में आई और उन्होंने कहा कि इस प्रकार तो अगर कोई भी जो भूमि सुधार कानून होगा वो व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं होगा, वो एक सामुदायिक कल्याण के उद्देश्य से होगा। और इनका जो मौलिक अधिकार है इनका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत कल्याण तक ही सीमित है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सामाजिक नीति हम लागू करेंगे तो बार बार इसमें टकराव होने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने उन्होंने कहा कि तो उन्होंने एक संशोधन करवाया और जिसके तहत उन्होंने 9वीं अनुसूची को शामिल कर दिया और उसमें आर्टिकल 31B जोड़ दिया और उसके तहत ये व्यवस्था कर दी 1951 में ही। क्योंकि 19 कामेश्वर सिंह का वाद का निर्णय आ चुका था पटना हाईकोर्ट से, उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 14 जो भूमि सुधार कानून है जो अभी अभी बिहार सरकार ने बनाया है वो उसके विरुद्ध होने के कारण उसको रद्द किया जाता है। तो 1951 में 9वीं अनुसूची में ही 31B का समावेश किया गया, अनुच्छेद 31B का। तो उसमें व्यवस्था कर दी गई थी कि न्यायपालिका को किसी भी हालत में, मौलिक किसी भी हालत में अगर कोई भी कानून हम 9वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे तो उसका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके बाद अलग अलग वाद आते रहे, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आया और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार ही नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद आया और केशवानंद भारतीवाद जो है वो बहुत ही उसमें स्पष्ट किया गया था, ये स्पष्ट किया गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि वो प्रस्तावना में भी कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है, लेकिन
संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। और ये मूल ढांचा क्या रहेगा, किसे मूल ढांचा कहा जाएगा, ये हम समय समय पर अब इसका स्पष्टीकरण करते रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास इसकी शक्ति रखी तो पहली बार संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, वो अस्तित्व में आया। और इसी को आधार मानते हुए फिर वामन राव वाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था कि अब सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है कि कोई भी संसद हो चाहे विधानमंडल हो, अगर वो कानून बनाता है और वो अगर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसके बाद में देखो IR कोयलू वाद, इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए स्पष्ट किया गया इस वाद में तमिलनाडु राज्यवाद 2007 में। तो जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत तो लागू रही रहेगा, इसके अलावा यदि संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इस प्रकार इनके मौलिक अधिकारों का यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होता है और इस आधार पर संविधान के मूल ढांचे का भी को प्रभाव पड़ता है, तो उसको भी न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है और उसका अवैध घोषित भी किया जा सकता है। तो ये सभी बात 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें 52nd अमेंडमेंट की बात की गई है। तो देखो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में के माध्यम से कौन सी अनुसूची का समावेश किया गया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, 9वीं अनुसूची को हम प्रथम संविधान संशोधन के तहत शामिल किया था, 10वीं अनुसूची है उसको 52वें संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची। लेकिन 11वीं अनुसूची है उसको कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, 73वें संशोधन के तहत, जो कि 1992 में हुआ था। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। दोस्तों यहाँ पे 5th क्वेश्चन है कि दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत निम्न में से किसे दल बदलू माना जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल कानून से संबंधित है। वो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से ही है और उस 10वीं अनुसूची को हमने 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में शामिल किया था। अब यहाँ पे इसमें ये व्यवस्था की गई थी और ये स्पष्ट किया गया था कि कौन दल बदल है, कौन दल बदलू कहलाएगा और कौन दल बदलू नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दे रखे हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको हम दल बदलू नहीं मानेंगे। तो देखो अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद सदन की सदस्यता लेता है, लेकिन सदस्यता लेने के बाद अगर वो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है तो उसे दल बदलू माना जाएगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी के निर्देशों की या जो वहाँ सचेतक होता है पार्टी का सचेतक, अगर उसकी अवमानना करता है उसके निर्देशों की तो उसको भी दल बदलू ही माना जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई निर्दलीय सदस्य जिसने निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा है और वो निर्वाचित हो गया, लेकिन निर्वाचित होने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसने ज्वाइन कर लिया तो भी उसको भी दल बदलू माना जाएगा। मनोनीत सदस्य के द्वारा आप जानते हैं कि मनोनीत सदस्य है, उस मनोनीत सदस्य की कोई पार्टी नहीं होती है। जैसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, इसके अलावा राज्यसभा है उसमें साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं सदस्य। इसी प्रकार विधानसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन से एक सदस्य मनोनीत होता है आर्टिकल 333 के तहत और लोकसभा में 331 के तहत होता है। इसके अलावा विधान परिषद में भी 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं कुल सदस्य संख्या का। तो वो जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, लेकिन वो मनोनीत होने के बाद अगर वो 4 माह के अंदर अंदर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेते हैं तो क्या उनको दल बदलू माना जाएगा, तो उसको दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दल बदल कानून है उससे संबंधित यहाँ पे बात की गई है। तो 10वीं अनुसूची में के तहत ही दल बदल जो कानून है इसका प्रावधान शामिल किया गया था, जो कि 52वें संविधान संशोधन के तहत शामिल है 1985। तो यहाँ पे देखो अगर कोई भी मनोनीत सदस्य है उसको 6 माह तक की छूट होती है, 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी राजनीतिक दल को की सदस्यता ले सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर सदस्यता लेता है तो फिर उसको दल बदलू माना जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मनोनीत सदस्य के द्वारा कितने माह के बाद
किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेने पर वो दल बदलू माना जाएगा। 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह। तो 6 माह के बाद, क्योंकि 2, 3, 4 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर सदस्यता लेता है तो उसको दल बदलू माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो दल बदलू कौन कौन होंगे, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता छोड़ेंगे, अपने पॉलिटिकल पार्टी के निर्देश या फिर विप की अवमानना करेंगे। इसी प्रकार निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, या फिर कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता लेता है। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष ने दल परिवर्तन से संबंधित, कौन सा ऐसा लोकसभा अध्यक्ष है जिसने दल परिवर्तन से संबंधित मामलों में न्याय निर्णय की अपनी ही उपयुक्तता पर संदेह जाहिर किया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोकसभा अध्यक्ष भी हुए हैं जिन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 103 के तहत ये व्यवस्था है कि दल बदल के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई अयोग्यता है तो उस अयोग्यता का निर्धारण करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष या सभापति को होती है। तो इस प्रकार से कुछ लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने किसी को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित तो कर दिया, लेकिन फिर उन्हें अपने ही निर्णय पर संदेह पैदा हो गया कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत है। तो इस प्रकार के जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है रवि राय, सेकंड है जीएमसी बालयोगी, थर्ड है मीरा कुमार, फोर्थ है शिवराज पाटिल। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है रवि राय और शिवराज पाटिल, दोनों ही ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं। रवि राय 1991 में ऐसा निर्णय लिया था जिस पर संदेह जारी किया था, और शिवराज पाटिल ने 1993 में ऐसा निर्णय लिया था जिस पर भी संदेह जारी किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए और डी। यहाँ पे देखो अन्य जो 2 ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं मीरा कुमार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोकसभा की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो आपका आंसर आएगा मीरा कुमार। और इसी प्रकार दूसरी अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो दूसरी कौन है? मीरा कुमार है, और दूसरी यहाँ पे सुमित्रा महाजन। इसी प्रकार देखो जीएमसी बालयोगी से भी क्वेश्चन बनता है कि जीएमसी बालयोगी वो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा एक और है गणेश वासुदेव मावलकर। तो पद पर रहते हुए कितने लोकसभा अध्यक्षों की मृत्यु हुई है? 2 की, गणेश वासुदेव मावलकर और जीएमसी बालयोगी। और गणेश वासुदेव मावलकर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये आपके राइट आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। देखो 7 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि की हो तो होलोहन बनाम बनाम जाचिल्लोवाद, और ये वाद कब आया था? सुप्रीम कोर्ट 1993 में आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए क्या निर्णय दिया था, वो निर्णय आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी अपनी स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग करता है तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो देखो आपने जो दल बदल कानून पढ़ा था उसमें अपवाद है, अगर कोई भी जैसे लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो वो अपनी स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ सकता है, और वो इसे उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल राइट कथन है, ये 1993 के वाद के अनुसार नहीं है। ये आपके दल बदल कानून का एक अपवाद है। और ये अपवाद क्यों है? क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी पद की मर्यादा को देखते हुए, उसकी पद की मर्यादा और निष्पक्षता को देखते हुए उसको ये छोड़ दी गई है। इसी प्रकार देखो बी ऑप्शन में, यदि किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य अगर अपना दल बदल लेते हैं तो वो दल बदलू नहीं माने जाएंगे। देखो 52वें संशोधन के तहत 1985 में तो यही कानून था, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक व्यक्ति दल बदलता है तो उसको दल बदलू मानेंगे। लेकिन अगर 1/3 सदस्य 33% सदस्य अगर दल बदले, इसका मतलब पार्टी की विचारधारा में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको दल बदलू नहीं माना था। लेकिन उसके बाद एक संशोधन हुआ, 91वां संशोधन, और 91वें संशोधन के तहत जो कि 2003 में हुआ, उसमें प्रावधान किया गया था कि यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य चाहे दल बदले, चाहे 99% दल बदले, उनको दल बदलू ही माना जाएगा। जब तक 100% किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं हो जाते हैं तब तक उनको दल बदलू ही माना जाएगा। यही आपका नेक्स्ट ऑप्शन यही कहता है। नेक्स्ट ऑप्शन में यही बात है कि यदि किसी राजनीतिक दल के 100% सदस्यों का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है तो वह दल बदलू नहीं माने जाएंगे। और ये किस संशोधन के तहत नहीं माने जाएंगे? 91वें संशोधन के तहत, जो कि 2003 में हुआ था। 91वें संशोधन में इनके अलावा एक प्रावधान और भी था, मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया था।
कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसमें मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, जो निम्न सदन है उसकी कुल सदस्य संख्या का 15% ही हो सकता है अधिकतम मंत्री, और न्यूनतम राज्य राज्यों की विधानसभाओं के लिए 12 हो सकते हैं। इसके अलावा देखो डी ऑप्शन है कि दल परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी प्रकार की अयोग्यता है उससे संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार किसको था? सदन के अध्यक्ष या सभापति यानी पीठासीन अधिकारी को। ये कौन से आर्टिकल के तहत? 103 के तहत। लेकिन ये उसका निर्णय पहले अंतिम होता था, लेकिन कियोतो होनोहलवाद की पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि इसका निर्णय अंतिम नहीं होगा, क्योंकि 2 बार ऐसी समस्याएं आ चुकी थी, क्योंकि रवि राय ने और शिवराज पाटिल ने कहा कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत है हमें खुद को ही नहीं पता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय लेते हैं ये इनका अंतिम निर्णय नहीं माना जाए। अंतिम निर्णय नहीं माना जाए इसका मतलब इसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, हालांकि इसको पहले न्यायालय में चैलेंज करने का पावर नहीं था। इसके बाद देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था? तो देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 1985 आएगा। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। और वो दल बदल कानून से संबंधित था, इसीलिए क्योंकि राजीव गांधी का शासनकाल था 1984 से 89 तक, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे कहा था कि ये जो कानून है जो हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा गिर रही है उस प्रतिष्ठा को बचाएगा। और बचाएगा क्योंकि बहुत से लोग जो है वो दल बार बार दल बदल लेते हैं, तो जिसके कारण एक लोकतंत्र का उपहास उड़ाया जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये जो संशोधन है ये सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम इसको बताया था। और किसने बताया था? राजीव गांधी ने बताया था। कौन से संशोधन को? 52वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर है सी। इसके अलावा देखो 42वां संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे हमने पहले प्रस्तावना पढ़ी थी, तो प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इसी संशोधन के तहत जोड़े गए थे। हमने नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A, ये 3 आर्टिकल इसी संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इसी प्रकार हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ा, तो मौलिक कर्तव्य तो पहले थे ही नहीं, वो इसी संशोधन के तहत भाग 4A में अनुच्छेद 51A का समावेश किया गया, यानी कि दोनों ही भाग 4A भी और अनुच्छेद 51A भी इसी के तहत जोड़ा गया था। इसी प्रकार ये जो संशोधन है इसी के तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष भी किया गया था। और अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 42वें संशोधन के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में शामिल किया गया था, जिनमें वन तथा वन्य जीव थे। इसके अलावा शिक्षा, नाप तोल, न्यायिक प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायिक प्राधिकरण, तो ये सब बातें हैं। 44वां संशोधन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का उलट इसमें प्रावधान किए गए थे। जैसे 44वें संशोधन के तहत एक तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे जो 44वां संशोधन है इसी संशोधन के तहत आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया, और पहले जो लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 से 6 किया गया था उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। पहले जो गणपूर्ति की जो बाध्यता को समाप्त किया गया था, पुनः गणपूर्ति की बाध्यता लागू कर दी गई, तो इसके उल्ट इसमें प्रावधान जोड़े गए थे। 52वां संशोधन आपको पता ही दल बदल कानून से संबंधित है। 91वें संशोधन के तहत मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया था, और एक दल बदल कानून का भी इसमें प्रावधान जोड़ा गया था कि जब तक किसी भी पार्टी के 100% लोग दल नहीं बदल लेते हैं जब तक उनको दल बदलू ही माना जाएगा। अगर 99% है तो भी उनको दल बदलू कहा जाएगा। जैसे हाल ही में राजस्थान में 6 जो बीएसपी के विधायक थे वो 6 के 6 कांग्रेस में शामिल हुए, तो वो दल बदलू नहीं है। अगर उनमें से 5 शामिल होते तो वो दल बदलू कहलाते, क्योंकि 100% विलय नहीं हुआ है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो आप जानते हैं कि पंचायती राज से संबंधित जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा जानकारी आपको ये भी होना चाहिए कि कौन से संशोधन के तहत शामिल की गई थी? 73वें संशोधन के तहत 1992 में। इसके अलावा इसमें प्रावधान ये भी कि पंचायतों को जो शक्तियाँ हैं, कुछ प्राधिकार हैं और कुछ उत्तरदायित्व का प्रावधान है वो इसी अनुसूची में 11वीं अनुसूची में। और पंचायती राज को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ है? 29 विषयों पर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
इससे नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। देखो 12वीं अनुसूची जो है उसका समावेश किस संशोधन के तहत किया गया था? तब आपका आंसर आएगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। यहाँ पे ये भी समझना आवश्यक है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तब आपका आंसर आएगा नगर निगम या नगर निकाय से संबंधित है। कितने विषयों पर इसको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? नगर निकायों को 18 विषयों पर। तो ये सभी बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। 71वां संशोधन आप जब आपने पढ़ी थी, अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे अपन 8वीं अनुसूची, क्योंकि 8वीं अनुसूची में जो मानक भाषाएं राजभाषा उनका उल्लेख है। तो 71वें संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसको अपन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक भी कह सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, NMK। इसी प्रकार 76वें संशोधन के तहत तमिलनाडु में आपको पता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनका सरकारी नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए वहाँ पे आरक्षण बढ़ करके 50% से बढ़ करके 69% हो गया, क्योंकि इंदिरा साहनी बना भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि किसी भी हालात में 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियाँ हैं तो विशेष परिस्थितियों में इस आरक्षण को 50% से ऊपर भी रखा जा सकता है, और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर रखा है। तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में किया भी जा सकता है जनवरी 2007 के निर्णय के अनुसार। इसी प्रकार देखो 78वां संशोधन, इसके तहत विभिन्न राज्यों में 27 भूमि सुधारों से संबंधित कानून बनाए गए थे, जिसके कारण आज वर्तमान में कुल 9वीं अनुसूची में कितने विषय हो गए? 284 विषय हो गए। तो ये सभी बातें थी अनुसूचियों से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।